हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बाल विकास पेडागोजी और बाल विकास पेडागोजी की ये हमारी दूसरी अभ्यास सीरीज़ होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पे जो हमने पहला प्रश्न लिया है वो देखिए, आपकी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे? यानी कि आप जिस क्लास में टीच करें उस क्लास में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाना है, तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन है, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। तो देखिए, आप एक टीचर हैं, आप समझ सकते हैं कि आप मंदबुद्धि बच्चा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप नहीं बैठाएंगे उन्हें अपनी क्लास में। तो आप यहाँ से ऑप्शंस को देखते चलिए कि ये ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। तो ऑप्शन है आपका गलत हो गया। दूसरा है कि प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है, चिन्हित है, में बैठाने के लिए बोलेंगे। तो आप ऐसा, ये ज़रूरी नहीं कि आपकी हर क्लास में 2 बच्चे ऐसे हों, और ये अलग क्योंकि हर देखा मंदबुद्धि बालक भी है तो भी उसकी एक क्लास कक्षा होगी, ये 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। तो ऐसी कंडीशन में आप उसे एक अलग क्लास में नहीं बिठा सकते। ये पॉइंट भी आपका गलत हो रहा है। अगला दिया है कि ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक है, सिखाने की जो तकनीक है उसे आप सीखेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी तो आपका बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। यहाँ से सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन सी, यानी कि ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक को आप सीखेंगे, तद उपरांत उन बच्चों को एजुकेशन आप देंगे। तो यहाँ से आपका इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन सी हुआ कि ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक को आप सीखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। कब? जब बच्चे सबसे अधिक अधिगम करें, इस कंडीशन में। तो यहाँ पे दिया है आगे प्रश्न कि इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि 3 पॉइंट सही है, 1 पॉइंट गलत है। और ये प्रश्न आपका 2015 के सीटेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, अब इनके ऑप्शंस को देखिए, दिया है अध्यापकों के अनुसार क्या करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख, बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति करना। देखिए, जब बच्चे में अधिगम करना है तो आप जानते हैं कि जो हमारी इस वक्त शिक्षा प्रणाली वो बाल केंद्रित चल रही है। तो ऐसी कंडीशन बालक के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट होंगे वो सही होंगे। तो यहाँ ऑप्शन बी देखिए, दिया है कि बच्चों को स्वीकार करना, यानी कि बच्चे जिस कंडीशन में आपको वो स्वीकार करना होगा, ये पॉइंट सही है। सी दिया है अध्यापक का सकारात्मक रुख होना चाहिए, तभी बच्चों में अधिगम अच्छा होगा। डी है आपका है बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, यानी कि जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें आप स्वीकृति प्रदान करें। तो यहाँ से आपके ये 3 पॉइंट सही साबित होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रश्न है वो पूछा है कि नहीं है। तो ये नहीं किस ओर इंगित कर रहा है? वो नहीं आपका ऑप्शन ए की तरफ इंगित कर रहा है कि जो आपकी कक्षा होगी अध्यापकों के अनुसार कार्य करना नहीं होगा उस कक्षा में। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बच्चों में अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है। अगर कोई बच्चा अनुशासित है या फिर आप अभी उनमें अनुशासन के नियम को डालना चाहते हैं, तो यहाँ से कौन सा पॉइंट सही होगा? उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, देखिए अनुशासन सिखाने के लिए उन पर कठोरता नहीं, बच्चे का जो स्वाभाविक क्रियाएं है, स्वाभाविक सुविधा होती हैं, आप उन्हें दबा नहीं सकते अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो ये पॉइंट गलत हो जाता है आपका। अगला पॉइंट है कि उन्हें अनुशासन में रहने के लाभ बताकर, बच्चा लाभ के अकॉर्डिंग कभी अनुशासन में नहीं रहता और उसकी जो स्वाभाविक क्रिया है, चंचलता, उछलना कूदना, शरारत करना, ये सब भी कहीं ना कहीं दब जाएंगे। तो कहा कि लाभ बताकर आप बच्चों को कंट्रोल में नहीं कर सकते या अनुशासन में नहीं रख सकते। तो ये पॉइंट भी आपका गलत हुआ। फिर दिया अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर। देखिए, हम किताबें जो पढ़ते हैं तो उन्हें दंड देना भी वर्जित है, लेकिन दंड कब देंगे? जब बहुत ज़्यादा बच्चा गलती करता है तब आप देंगे। तो यहाँ पे अनुशासन में रखना है, उसकी गलतियों के पीछे उसे दंड देने की बात नहीं कही जा रही। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है।
ऑप्शन डी है इन्हें जिम्मेदारी सौंप कर। तो यही पॉइंट इसका सही हुआ कि उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर। अगर अनुशासन बच्चा आप सिखाना चाहते हैं बच्चे में, तो उसे उस तरह की जिम्मेदारियों को सौंप दीजिए और उस जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए वह एक जैसे गार्जियंस लोग होते हैं ना, अभिभावक लोग, जिस तरह से वो अपनी चीज़ों को हैंडल करते हैं, उस कंडीशन में वो खुद को हैंडल करने लगे तो क्या करेगा, उसके अंदर स्वयं ही अनुशासन जागेगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, पढ़ने के लिए देर से आता है, तो आप क्या करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उनके अभिभावकों को सूचित करेंगे या फिर उन्हें दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए, पहले आप उसके कारण को जानने की चेष्टा करेंगे, उसके अनुसार ही कोई उपचारात्मक प्रक्रिया अपनाएंगे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा, एक गर्ल है पुष्पा, अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर पाती, फिर भी वो एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं या कहते हैं। और ये प्रश्न आपका 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शंस देखिए। पूर्व क्रियात्मक चिंतन, देखिए वो बिना साथ के सहयोग के कार्य नहीं कर पाती, इस कारण से यहाँ पे क्या कहा जाएगा, यहाँ पे दिया है पूर्व क्रियात्मक चिंतन, तो ये नहीं होगा, इससे चिंतन का कोई लेना देना नहीं। फिर समीपस्थ विकास का सिद्धांत, ये हो सकता है समीपता के कारण ही वो कर रही है। अगला देखिए, सहारा देना, पार्श्वकरण, तो पार्श्वकरण आपका एकदम कट जाता है, बचता है आपका समीपस्थ विकास का सिद्धांत और सहारा देना। तो कहा जा रहा है कि मार्गदर्शन, तो सहारा देना मार्गदर्शन के अंतर्गत आता है, जबकि समीपस्थ या नजदीकियों के कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा और प्रश्न के हिसाब से जो सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन सी सही होगा कि सहारा देना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, अब आपको इस सेंटेंस को पूरा करना है, जब के बाद को, बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या फिर निजी कोचिंग कक्षाओं में प्रवेश देंगे। तो देखिए, इसके ऑप्शंस को ध्यान दीजिए कि बार बार उनकी परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी, ये एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए, उसके विकास के लिए ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन ए गलत हो गया। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, वह अन्य विद्यार्थियों के साथ आप अधिगम प्रक्रिया में प्रतिभाशाली बालक होगा तो सामान्य बालक होगा तो क्या आप उसे जोड़े रखेंगे। ये ऑप्शन सही हो सकता है। आपके जो सी ऑप्शन है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग करते हैं, आप अलग नहीं करेंगे, उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही रखेंगे। डी है, निजी कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाएंगे, ये पॉइंट तो एकदम सिरे से नकारा जा गया। बचा आपका बी ऑप्शन, यह कि उन्हें अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ने देंगे या रहने देंगे। यही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्राय खाली स्थान की ओर संकेत करते हैं। अगर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करेगा तो उसे क्या प्राप्त होगा, कुछ त्रुटियों को खोजने के बाद वो क्या पाता है। योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, देखिए हम उपचार के हेतु दिशा निर्देश मिलता है लेकिन योग्यता के साथ समूह बनाने के लिए नहीं, इसलिए ये पॉइंट गलत हुआ। बी पॉइंट दिया है कि भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता है, किसके लिए, तो विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानने से भिन्न प्रकार की पाठचर्या है इसकी भी जरूरत नहीं होती, ये इस ओर संकेत नहीं करता, तो यहाँ से ये भी गलत पॉइंट हुआ। उनके ज्ञान की सीमा, देखिए त्रुटियां हैं तो सीमा को नहीं जानना, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखिए आपका क्या है, ऑप्शन डी है कि आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां, आप त्रुटियां निकालते हैं तो उन त्रुटियों को आपको दूर करना है, तो इसके लिए आप उपचारात्मक युक्तियों को यूज करेंगे ताकि बच्चे में उन त्रुटियों को समाप्त किया जा सके। तो यहाँ पे सेंटेंस में बन रहा है, देखिए वह प्राय आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करते हैं, और यानी कि ऑप्शन डी आपका प्रश्न के हिसाब से सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयोगी तरीका है, और यह प्रश्न आपका केवीएस एग्जाम में पूछा गया है। आपका आंसर है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार होना चाहिए। आकलन के लिए पूछा जा रहा है, ये ध्यान दीजिए कि सत्र में 2 बार होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये पॉइंट गलत हुआ।
आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। जो परमानेंट बच्चे के क्लोज है वो बच्चे को ज़्यादा समझेगा, लेकिन बाह्य एजेंसियाँ नहीं समझेगी। इसलिए आकलन के लिए जो क्लोज है उसके पास उनके द्वारा उनका आकलन होना चाहिए, न कि बाहरी एजेंसियों के द्वारा। तो ये पॉइंट गलत हुआ। सी पॉइंट है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। देखिए आकलन क्या है, परमानेंट आकलन होना चाहिए। सत्र की समाप्ति तो हम किस खास पॉइंट्स को उठाते हैं, बच्चे का वो सही आकलन नहीं होता, लेकिन जो वर्तमान स्थितियां हैं वो यही होती है कि आपकी एग्जाम 2 बार हो जाए तो वो आकलन होता है 2 बार होते। लेकिन यहाँ से ऑप्शन ए जो आपका दिया है कि 2 बार होते, वर्तमान में तो स्थितियां वही बनी है, लेकिन जो छोटे छोटे टीचर के द्वारा आकलन होता है वो इसकी बात कर रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो रहा है। तो सी ऑप्शन दिए कि समाप्ति, सत्र की समाप्ति पर एक बार, ये बात पॉइंट भी आपका गलत होता है। और डी पॉइंट दिया है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो पॉइंट्स आपको सही लगते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चों का आप आकलन करते चले। यानी कि ये प्रक्रिया कैसी हो गई, परमानेंटली हो गई। आप जब अधिगम करवाएंगे बच्चों में, जब शिक्षण की प्रक्रिया अपनाएंगे तब ऐसा करेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, और 2016 के एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। बोला कि जब संसाधित कोई जटिल परिस्थिति है और उसको सरल करना है तो इस कंडीशन में शिक्षक बच्चों की किस प्रकार से सहायता करेगा। प्रश्न के शब्दों को समझिएगा, उसे अपने हिसाब से तोड़िएगा, तभी आप आंसर को समझ पाएंगे। अब देखिए जटिल परिस्थिति तो टीचर बच्चों की किस तरह से हेल्प करेगा। यहाँ दिया प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। प्रतियोगिता को तो बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन जो पहले करेगा उसे पुरस्कार दे, और जो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे उसे पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सबको आपको उत्साहित करना है, न कि हतोत्साहित। तो इस कंडीशन में ऑप्शन ए आपका गलत हो जाता है। बी देखिए, कोई भी सहायता न देकर। ये पॉइंट आधे ऑप्शन से ही क्लियर हो जाता है कि शिक्षक की भूमिका है तो शिक्षक की हेल्प की जरूरत होगी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। सी है, उस पर एक सामान्य भाषण देके। जटिल परिस्थितियां है तो बच्चे भाषण के थ्रू नहीं समझेंगे, क्योंकि वो बच्चे आपको उनकी हेल्प करनी होगी, तो भाषण पॉइंट यहाँ पे आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन डी देखिए दिया है, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देना। एक जटिल कार्य है तो आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर दोगे तो बच्चे उस कार्य को करने में सक्षम होंगे, और बाकी जो कार्य है, जो छोटे छोटे कार्यों के हिसाब से भी आप लिखित निर्देश या मौखिक निर्देश देंगे तो बच्चा अच्छे से उसे कर लेगा। तो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न इस वीडियो के आखिरी प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार खाली स्थान है भूमिका निभाता है। आपके ऑप्शन देखिए, इसमें आप भरना है आपको, क्या होगा, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य या फिर गौण। तो देखिए इस बच्चे के समाजीकरण में जो परिवार की भूमिका होती है वो सबसे ज़्यादा मुख्य होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स केवल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।